हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट 24 वाई अवनेश नामक यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ भारतीय संविधान के मुख्य अनुच्छेद जो दिल्ली पुलिस स्पेशल हैं, जो कांस्टेबल एग्जाम चल रहे हैं उनमें जो पूछे जा चुके क्वेश्चन वो लेके आया हूँ मैं। जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो लेके आया हूँ मैं। जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आर्टिकल से, अनुच्छेद से, वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज पूरा देखिए, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जितने भी अनुच्छेद के क्वेश्चन हैं, जो मुख्य क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या संभावना बन रही है, वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करे हुए। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 41 या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 44। आइए देखते हैं डिटेल थोड़ी सी इसके बारे में। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? राज्य पूरे भारत के क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, समान नागरिक संहिता भारत के लिए एक कानून बनाने का आह्वान करती है जो विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि जैसे मामलों में सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाते समय कहा कि यूसीसी वांछनीय है, लेकिन फिलहाल इसे स्वैच्छिक रहना चाहिए। इसे संविधान में एक ऐसे पहलू के रूप में शामिल किया गया था जो तब पूरा होगा जब राष्ट्र इसे स्वीकार करने के लिए तैयार होगा। यूसीसी की सामाजिक स्वीकृति बन सकेगी। यूसीसी समान नागरिक संहिता। इसमें कुछ पॉइंट हैं। पहला पॉइंट क्या है? 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों को प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करेगा। अनुच्छेद 45। नेक्स्ट पॉइंट, कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करना। अनुच्छेद 48। पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करना। अनुच्छेद 48 ए। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करना। अनुच्छेद 49। राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। अनुच्छेद 50। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना और राष्ट्र के बीच उचित और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना और मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना। अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान होती है? तो कौन सा समूह है वो अनुच्छेद का? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 13, 251 और 254। क्या कहता है देखते हैं। न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया का समर्थन करने वाले संविधान में कुछ प्रावधान है। अनुच्छेद 13 क्या कह रहा है? कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के हिस्से के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है वो शून्य होगा। ठीक है। अनुच्छेद 251 और 254 में कहा गया है कि संघ और राज्य कानूनों के बीच असंगतता के मामले में राज्य कानून शून्य होगा। यह एक प्रकार की अदालती कार्रवाई है जिसमें एक न्यायाधीश किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा किए गए निर्णय या कार्रवाई की वैधता की समीक्षा करता है। कुछ फैक्ट दिए हुए हैं दोस्तों, आपको पीडीएफ में दे दूंगा। पीडीएफ की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। पीडीएफ की लिंक
डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे आप क्लिक करिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से आपको ये पूरा पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का डैश कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बात करता है। कौन सा अनुच्छेद? राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 108। भारतीय संविधान के तहत संसद के संयुक्त सत्र की अनुमति है। भारत में 2 सदनीय संसद विद्यमान है। किसी भी उपाय को पारित होने के लिए दोनों सदनों, लोकसभा प्लस राज्यसभा, का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। ये कुछ रूल्स हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी से पहले कानून को दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। देश के संस्थापकों को ऐसे उदाहरणों की आशंका थी जब संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध होगा, इसलिए उन्होंने इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए एक संवैधानिक उपकरण के रूप में संयुक्त बैठकें स्थापित करी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की स्थापना करता है, इसलिए संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है। किसी विधेयक को एक सदन द्वारा अनुमोदित कर दूसरे सदन में भेजे जाने के बाद यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, सदन विधेयक के परिवर्तनों पर असहमत होते हैं, या दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने के बाद इसे पारित किए बिना 6 महीने से अधिक समय बीत जाता है, जब तक कि लोकसभा के विघटन के कारण विधेयक पहले ही समाप्त नहीं हो गया हो, तब राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुला सकते हैं। राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुलाते हैं। ठीक है, कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, महामहिम। एक संयुक्त सत्र की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। ठीक है, जब अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है तो क्रमशः लोकसभा के उपाध्यक्ष, अगर अध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है, अगर उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करते हैं, दोनों मिलकर। ठीक है, यदि उपरोक्त व्यक्तियों में से कोई भी ऐसा करने में असमर्थ है तो कोई भी सांसद दोनों सदनों की सहमति से बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। संयुक्त बैठक के लिए सदन के कुल सदस्यों के 1/10वें कोरम की आवश्यकता होती है। कुल सदस्य कितने होते हैं? मान लीजिए 100 सदस्य कुल, तो उसके 1/10 जब तक नहीं होंगे तब तक सदन शुरू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रावसान और विघटन से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 85, अनुच्छेद 85। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 संसदीय सत्रों, सत्रावसान और विघटन को संबोधित करता है। इसके बारे में डिटेल ये दी हुई है, आपको PDF मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करें, वहाँ से आप टेलीग्राम पर पहुँचेंगे और टेलीग्राम ज्वाइन करिए और सारी आपको वहाँ से वीडियो अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकालीन प्रावधानों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन पढ़ने पड़ेंगे, देखते हैं कौन से कथन क्या क्या कह रहे हैं। पहला कथन क्या कह रहा है? अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित सहमति के आधार पर ही घोषित किया जा सकता है, पहला। दूसरा क्या कह रहा है? राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अधिकतम 3 वर्षों तक लागू रह सकता है। अच्छा, तीसरा क्या कह रहा है? सशस्त्र विद्रोह शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। और चौथा क्या कहता है? उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसमें सही कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी। ठीक है, डिटेल देखते हैं क्या कह रहा है। डिटेल 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन थे? 44 में से, जबकि ऑप्शन क्या दे रखा है अपना? 42 में संविधान संशोधन। ठीक है, यही थोड़ी सी बस दिक्कत थी, बाकी सब ओके।
अनुच्छेद 356 दे रखा है, ये आप पढ़िए इसको। PDF अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए और टेलीग्राम पे आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, सब इसमें सारी डिटेल दे रखी है। राजस्थान राज्य में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो भाग 3 से संबंधित है अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी अन्य न्यायालय को भी सौंप सकती है, बशर्ते कि वह उसके अधिकार क्षेत्र में हो। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है। इस अनुच्छेद के तहत प्रदान किए गए न्यायिक आदेश के क्षेत्राधिकार की प्रकृति विवेकाधीन होती है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान किए गए 5 प्रकार के न्यायिक आदेश होते हैं। ये आपके क्वेश्चन में, ये आपके 17 तारीख के पेपर में पूछे गए थे। 32 के तहत कितने प्रावधान है? तो 5। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण और नजरबंदी। ये 17 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में विशेष प्रावधान किस राज्य की उपस्थिति से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, मिजोरम। डिटेल देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 371 पूर्वोत्तर राज्यों को एक विशेष दर्जा प्रदान करता है, ये तो कन्फर्म है, कोई शक नहीं है इसमें। इसका उद्देश्य उनकी जनजातियों विरासत को संरक्षित करता है। अनुच्छेद 371 मिजोरम से संबंधित है। मिजोरम जीने के तरीके से संबंधित भारतीय संसद के सभी कार्य मिजोरम विधानसभा की सहमति के बाद ही लागू होंगे। ठीक है, अन्य उपयोगी अनुच्छेद कौन से हैं? 371 असम राज्य से संबंधित है। 371 मणिपुर राज्य से संबंधित है। 371 सिक्किम राज्य से संबंधित है। 371 अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। 371 मिजोरम से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया आपके में। अनुच्छेद 110। डिटेल देखते हैं, क्या डिटेल है इसकी। धन विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं, धन विधेयक को केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है। इसे राज्यसभा या विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता। इसे केवल लोकसभा में राष्ट्रपति पूर्व अनुशंसा के साथ पेश किया जा सकता है। राज्यसभा को लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को उसकी प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों की अवधि के भीतर वापस करना होता है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट, 14 दिनों के अंदर ही वापस करना है। धन विधेयक को केंद्र सरकार, इंपोर्टेंट फैक्ट है ये वाला, इसको विशेष ध्यान रखना। धन विधेयक को केंद्र सरकार केवल लोकसभा में और राज्य सरकार दोनों मामलों के लिए केवल विधानसभा में, 2 सदनीय विधानमंडल और 1 सदनीय विधान, दोनों में पेश किया जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में 2 सदनीय विधानमंडल है। कौन से राज्य? 6 राज्य हैं, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के अनुसार 2019 में जम्मू कश्मीर विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल्स थे। 114 अनुच्छेद संसद में विनियोग विधेयक। ठीक है, 112 अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट भी कहा जाता है। 112 में बजट है, ये कहा गया है इससे। 116
लेख पर मत प्रत्यानदान और संसद में असाधारण अनुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। और क्या कह रहा है? अनुच्छेद 26 भारत के नागरिकों और विदेशी सभी के लिए उपलब्ध है। अच्छा, धार्मिक मामलों का प्रबंधन की स्वतंत्रता मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब है आप धर्म से स्वतंत्र रहें, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी दबाव नहीं बना सकता है। आप हिंदू, आप मुसलमान, आप सिख, आप ईसाई, इनमें से किसी भी रिलीजन से हो आप, और किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अनुच्छेद 26 ये कह रहा है। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू है तो आप मुसलमान धर्म को नहीं मान सकते, या मुसलमान है तो हिंदू धर्म को नहीं मान सकते। ये आप पे डिपेंड करता है, किसी का आपके ऊपर कोई कैसा भी दबाव नहीं होगा, ठीक है। भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 26 एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक समूह को धार्मिक और धर्मांत उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव की अनुमति देता है, ठीक है। अनुच्छेद 23 मानव और अन्य समान श्रम के रूपों में यातायात को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगारों पर प्रतिबंध से संबंधित है। छोटे बच्चे जो कारखानों आदि में काम करते हैं उनसे संबंधित है। आर्टिकल 28 क्या कह रहा है? कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक पूजा में उपस्थिति की स्वतंत्रता से संबंधित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। देखते डिटेल क्या कह रही है। डिटेल कह रही है, क्या कह रही है? अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकता है, जहां वह अपने कार्य को अपने मंत्रिपद से स्वतंत्र रूप से ऐसे प्रशासनिक के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 239 डबल ए दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान है इसमें। संविधान 69 या 69वां संशोधन अधिनियम 1991 के प्रारंभ होने की तिथि से क्या कह रहा है? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, कोई शक नहीं है इसमें। हमारे संविधान में अनुच्छेद 239 से 242 के बीच भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 से दादर और नगर हवेली और दमन दीव को एक ही क्षेत्र में ला दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 93। क्या कहता है देखते हैं डिटेल थोड़ी सी। लोकसभा भारत के द्विसदनीय संसद का निम्न सदन है। निम्न सदन लोकसभा एक अस्थायी सदन है, ठीक है। इसे कभी भी भंग किया जा सकता है और इसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा पहले भंग किया जा सकता है, ठीक है। संविधान द्वारा परिकल्पित सदन की अधिकतम संख्या 550 है, जो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 सदस्यों तक, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 530 सदस्यों द्वारा के चुनाव द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये? इसे लोकसभा के रूप में जाना जाता है।
लोकसभा की स्थापना 17 अप्रैल 1952 को हुई थी। इस सदन का कार्यकाल सीमा 5 वर्ष है। ठीक है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वह लोकसभा के प्रधान अधिकारी होते हैं। वह आम चुनाव की प्रक्रिया के बाद लोकसभा की पहली बैठक में चुने जाते हैं। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है और उपाध्यक्ष को लोकसभा में दूसरा सबसे अधिक अधिकार है। वे अध्यक्ष के अभाव में प्रधान अधिकारियों के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता को समाप्त करता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले भी करा दिया है। अनुच्छेद 17 अस्पष्टता का उन्मूलन। अस्पष्टता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है। अस्पष्टता से उत्पन्न किसी भी विकलांगता का प्रवर्तन उसके अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा। अस्पष्टता अपराध अधिनियम जो अस्पष्टता की प्रथा के लिए दंड की व्यवस्था करता है, इस घृणित प्रथा को समाप्त करता है। 1 जून 1955 को लागू हुआ था। कुछ मुख्य अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 20 क्या कह रहा है? अपराधों के लिए सजा एवं के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन। अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकार का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के महाभियोग लगाया जा सकता है? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? जब एक राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने के लिए महाभियोग लगाया जाता है तो संसद के किसी भी सदस्य को आरोप का समर्थन करना चाहिए जब तक सदन की कुल सदस्यता के 2/3 से कम नहीं स्वीकार किया जा सकता। ठीक है। जब तक सदन की कुल सदस्यता के 2/3 से कम होंगे तो इम्पीचमेंट स्वीकार नहीं किया जाएगा। जब तक इस तरह के किसी भी आरोप को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है। जब तक 2/3 से कम होंगे। जब या तो संसद का एक सदन आरोप लगाता है और दूसरे सदन की जांच होती है, यह आरोप की जांच की जाती है जिसमें राष्ट्रपति को जांच के दौरान उपस्थित होना और सेवा करने का अधिकार होता है। यदि जांच के परिणाम स्वरूप कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है तो सदन की कुल सदस्यता का काम कम से कम 2/3 जिसमें से आरोप की जांच की गई थी या इसकी जांच की जानी थी, यह घोषणा करते हुए राष्ट्रपति के खिलाफ पसंदीदा प्रभाव बरकरार रखा गया है। ठीक है। इस तरह के रेजोल्यूशन पर राष्ट्रपति के पद से उस तारीख को बाहर करने का प्रभाव होगा जिस दिन से यह प्रस्ताव पारित किया जाता है। 28 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में ड्राफ्ट अनुच्छेद 50 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 पर बहस की। कुछ मुख्य इंपोर्टेंट राष्ट्रपति से संबंधित हैं। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 78 क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति को जानकारी प्रदान करने के संदर्भ में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी आदि यह प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार आता है? क्वेश्चन नंबर 14 राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23-24 में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार शामिल हैं। अनुच्छेद 23 मनुष्य और अन्य समान रूपों से मजबूर श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 में कुछ भी राज्य को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा प्रदान करने से नहीं रोक सकता और ऐसी सेवा को लागू करने से राज्य केवल धर्म, जाति या वर्ग या उनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 24 किसी भी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक गतिविधियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए में किस राज्य के लिए प्रावधान है? राइट आंसर ऑप्शन डी, नागालैंड। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दी हुई है, आप पढ़ लीजिए। मुख्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कहा दिया, दिल्ली पुलिस स्पेशल थी, दिल्ली पुलिस स्पेशल थे। जो रिसेंट एग्जाम चल रहा है आपके लिए, इसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। हो सके तो दोस्तों को, बहन भाई जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं सभी के साथ शेयर करिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, और मैं दिल्ली पुलिस एनालिसिस करा रहा हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, चैनल पर वीडियो पढ़ी है, जाके देख सकते हैं आप। जैसे मैंने आज टॉपिक लिया है आर्टिकल का, कल मैं नृत्य का टॉपिक ले लूंगा, जिससे कि आपको नृत्य क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।